Hello all of you. So welcome back to the 16th lecture of economics. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी इनकम मेथड, बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, इत्मीनान से पढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी कि भाई इनकम मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिन जिन की भी इनकम होती है, कई प्रकार की इनकम होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ऐसे तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। नाउ तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले अपने समझा था पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या था कि भाई एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कुछ अपने एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कुछ अपने एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वो सब का सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। क्लियर? जैसे कैश में दिया जा रहा है तो सैलरी एंड वेजेस, इसमें क्या क्या कवर होते हैं? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस, फिर बोनस, कमीशन और अदर पेमेंट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। फिर यदि कुछ काइंड में दिया जा रहा है तो मेडिकल फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी, लैपटॉप, हाउसिंग फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी दी जा रही है, एम्प्लॉयर कोई सुविधा अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। ठीक। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। देखा था हमने कि भाई कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जब अपना पूरा समय ऑफिस अपने काम को देता है तो फिर रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो वही है ये सिक्योरिटी एक्चुअल में, जैसे पीएफ में कंट्रीब्यूट करना, पेंशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर दे रहा है, और कोई भी कंट्रीब्यूशन जो उसको रिटायरमेंट के बाद किसी भी ऐसी कोई भी फंड में, कोई भी व्यवस्था में जिसमें एम्प्लॉयर, ये वर्ड ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयर दे रहा है, वो इसमें आता है। ठीक है, कोई भी ऐसी व्यवस्था। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थाएं, पार्टनरशिप फर्म, उन सब की इनकम इसमें आती है। तो भले वो इनकम रेंट के द्वारा दी है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या प्रॉफिट। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन अर्निंग। ठीक है। और उसके बाद आते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति है, जैसे आपके पेरेंट्स की किराने की दुकान है या किसी की भी दुकान है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। सिमिलरली कोई फार्मर है, किसी के पेरेंट्स जो है वो फार्मर हैं, किसी के पेरेंट्स जो हैं उनका खुद का कोई बिजनेस है और वो प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है, तो दे ऑल आर कम इनटू द मिक्स्ड इनकम, दैट इज द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक। तो ये हो गई इनकम मेथड। तो यहां पे हमने ये तीनों देखी और उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन किया था। अब देखिए क्वेश्चन एक और दिया हुआ, ये करेंगे और फिर दो तीन और क्वेश्चन करेंगे इस चीज से रिलेटेड, और कुछ और इसमें डिटेल में कुछ चीजें हमें देखना है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये एक बार करके देखा होगा आपने, तो अगर नहीं करके देखा है तो एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लिया है तो आप करिए, और फिर मैं यहां पर इसको कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि भाई हमें पता है कि अपन इन तीनों चीजों को जोड़ते हैं, दैट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो तीनों चीजों को जोड़ने पर, ऐड करने पर क्या आता है? दैट इज एनडीपीएफसी आता है। ये वर्ड याद रखना, याद रखिए। प्रोडक्शन मेथड में क्या आता था? जीडीपीएमपी। यहां पर क्या आएगा? एनडीपीएफसी आएगा। क्लियर? फिर उसमें एनएफआई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपीएफसी आ जाएगा। ठीक, क्लियर? तो चलिए आइए चलते हैं यहां पर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द हमें नेशनल इनकम और जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है ये वाले क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारे काम की दी हैं, कौन कौन सी नहीं दी। ठीक है। इससे पहले आपने पहला वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा, तो पूरा इनकम मेथड वहां डिटेल्ड में समझाया हुआ है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हमें यहां पर करने हैं। अच्छा, ये भी मैंने समझाया हुआ है इसमें कि अगर जैसे कंपनसेशन दिया तो उसके अंदर की चीजों को नहीं लेना, काइंड दिया हो तो उसके अंदर की चीजों को नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दिया हो तो उसके अंदर की चीजों को लेना नहीं। ये पूरा डिटेल्ड में समझा था, इसलिए मैं डबल से यहां पे पूरा ऐसा रिवाइज नहीं करा रहा हूं। ठीक। तो चलिए चलते हैं। That is from the following, calculate the national income and GDP FC कैलकुलेट करना है। तो यहां पे सबसे पहले जो है नंबर 1,
दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए हम दोनों चीजें अपने को नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ जीडीपी एफसी भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए चलते हैं, दोनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मेट, अभी ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा अपन इसको बाद में जाके चेंज भी करने वाले हैं बेटा, पर क्योंकि अभी कैलकुलेशन आपको सीखना है इसलिए एक सिंपल सा अपने को यहां पर मैं ये बना रहा हूं ना, ठीक है। तो यहां पर ऊपर अपन जिस भी चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज का कर रहे हैं, नेशनल इनकम, और एक जीडीपी एफसी, दोनों यही टेबल में अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग लिख लेंगे, पर्टिकुलर आ जाएगा और अमाउंट, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, और पूरा फॉर्मेट अपन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर उसके हिसाब से जो जो दिया है वो अपने माइंड में रहेगा और उसके हिसाब से अपन पूरी फॉर्मेटिंग कर लेंगे और चीजों को लिखते जाएंगे। सबसे पहले दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है भाई 800 है। मिक्स्ड इनकम दी हुई है 900। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दी है, इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि माइनस में दी है तो माइनस होती है, फ्रॉम दिया है माइनस में दी है तो माइनस होती है। फिर उसके बाद नेट रिटेन अर्निंग ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की नेट रिटेन अर्निंग दी है। नेट रिटेन अर्निंग का मतलब समझ रही है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, जो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है यदि प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो। याद है प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, कौन कौन से 3 पार्ट थे प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया था, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग का ही ये दूसरा नाम है, देखिए लिखा हुआ है नेट रिटेन्ड अर्निंग बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, है ना, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो रिटेन्ड अर्निंग की जाती है। फिर रेंट है, प्रॉफिट है, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट दिया है, जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर ये नेट रिटेन्ड अर्निंग का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये नेट रिटेन्ड अर्निंग का कुछ भी नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट के अंडर में ही आती है ना ये चीजें, तो जब प्रॉफिट दिया है तो काय को इनको अपने को लेना, ठीक। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द हाउस होल्ड, तो इसका हमने पूरे फॉर्मेट में इनकम मेथड में कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई डायरेक्ट टैक्स दिया है, इसलिए इसका मतलब इसका भी कोई काम नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स का काम है क्या, प्रॉफिट दिया हुआ है, बताइए कॉर्पोरेशन टैक्स का काम है क्या, नहीं जी नहीं है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट के अंडर में ही आता है। एनआईटी का काम पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट, कहीं पढ़ा है आपने कोई नेट एक्सपोर्ट फॉर्मेट में, कहीं पढ़ा है नेट एक्सपोर्ट, नहीं पढ़ा ना, तो फिर नहीं आएगा, कोई काम नहीं है। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट का काम है, इंटरेस्ट इज एन ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, ठीक। तो चलिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है इसलिए इसको मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूं इसके लिए। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस, है ना, मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में कुछ चीजें दी हुई है, फिर 3-4 लाइन छोड़ के मैं मिक्स्ड इनकम के बारे में लिखता हूं। और फिर आपको पता है जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, बोलिए क्या आएगा, हाँ करेक्ट, दैट इज एन डी पीएफसी, एनडीपीएफसी आ जाएगा, ठीक, एनडीपीएफसी। और नेशनल इनकम तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम किसे कहेंगे, नेशनल इनकम एनपीएफसी को बोलते हैं ना, तो इसमें एनएफआईए को अपने को प्लस करना पड़ता है जनरली, मगर क्योंकि हम माइनस में दिया है इसलिए अपन इसको माइनस कर देंगे, है ना। वैसे जनरली तो प्लस होता है, प्लस में दिया रहता है, क्योंकि मगर यहां क्वेश्चन में माइनस में दिया है इसलिए इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 800, तो ये डायरेक्ट मीन कॉलम में अपन ने लिख दिया 800, ठीक है, कंपनसेशन हो गया। फिर मिक्स्ड इनकम के सामने मिक्स्ड इनकम लिख देते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो जो चीज दी हुई उसके सामने लिखते चले जाते हैं, 900। फिर उसके बाद रेंट, है ना, ये एनएफआईए -50 है, तो चाहो तो एनएफआईए के सामने लिख दो ब्रैकेट में -50, एक एक करके
पढ़ रहे हैं ताकि लाइन से चीजें हो तो हमें डबल से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसे लाइन से हमने फॉर्मेट तो बना ही लिया है, फिर एक एक करके हम सबको पढ़ते जाते हैं और रिस्पेक्टिव चीज को उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखते जाते हैं। तो एक तरीका होता है जिससे टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद रेंट, तो रेंट आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो इसके आगे मैं यहां रेंट लिख देता हूं, है ना। रेंट कितना दिया हुआ है, तो रेंट आपको दिया हुआ है दैट इज 350 दिया हुआ है रेंट, 350। फिर प्रॉफिट दिया इसके नीचे, रेंट के नीचे, ठीक है, रेंट के नीचे प्रॉफिट दिया है 600 दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये रेंट और प्रॉफिट दोनों हो गए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन को भी रुकते हैं क्योंकि नेशनल इनकम निकालने तक डेप्रिशिएशन का कोई यूज नहीं है, मगर नेशनल इनकम के साथ हमें जीडीपीएफसी भी निकालना है तो इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज होगा अभी, ठीक है। तो ये अभी इसको रोकते हैं हम। फिर उसके बाद एनआईटी का भी अभी यूज नहीं है। इंटरेस्ट लास्ट में जो 12 नंबर पे दिया इसका यूज है, इंटरेस्ट 450, 450। तो ये टोटल, अब टोटल कर देंगे तो टोटल हो गया ये 1400 हो गया, है ना। 6 और 4 10, 1000 और 350 और 50 4, तो ये 1400 आ गया टोटल, ठीक है। तो ये जी हमारा जो तीनों हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया 800, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट जो है वो 1400, और उसके बाद फिर मिक्स्ड इनकम 900। तीनों को जोड़ेंगे तो एनडीपीएफसी आने वाला है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। तो कितना आता है भाई, दैट इज 8 16 17 17 और 14, तो 17 और 10 27 और 4 30 100 आना चाहिए। एक बार देख लेंगे आप, है ना। 0 0, फिर 8 4 12 और 9 21 21, यस, ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3050। ये हमारी फिलहाल नेशनल इनकम आ गई। एनएनपीएफसी का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी का मीनिंग क्या है, नेशनल इनकम, ठीक। तो नेशनल इनकम कितनी आ गई, 3050, क्लियर। तो हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई पॉइंट या डाउट तो नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और एक और चीज हमें निकालना है, जीडीपीएफसी। तो अपन यहां से लेते हैं, देखिए एनडीपीएफसी आपके पास है 3100 है, एनडीपीएफसी 3100। तो एनडीपीएफसी से हमें कहां पर जाना है, अब जीडीपीएफसी पे। बिल्कुल आसान है, तो पहले अपन यहां लिख देते हैं, यहां पर मैं इसको कर देता हूं, जगह नीचे नहीं है। तो यहां पर हमारे पास है जीडीपीएफसी, तो जीडीपीएफसी आया है, सॉरी एनडीपीएफसी आया है, सॉरी एनडीपी, जीडीपी तो पूछा है, एनडीपीएफसी है 3100, ठीक है, 3100 है। अब इसमें मेरे को बताइए हमें निकालना है क्या, जीडीपीएफसी। इसका मतलब क्या है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। मतलब क्या है, नेट से कहां पर जाना है, ग्रॉस पे जाना है। अब मेरे को बताइए नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करना होगा, ऐड करना होगा डेप, एन से जी पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम ऐड करेंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है, ऐड करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना दिया है जरा देखें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 200 है मेरे ख्याल से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यस 200। तो डेप्रीशिएशन 200 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3300, करेक्ट। तो दोनों आंसर क्लियर हैं, एक आंसर आया 3050 और एक आया जीडीपीएफसी 3300। तो एक्सपेक्टेड कि आपका भी यही आंसर आया होगा, आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन अपन मैं लिखता हूं और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे।
इनकम मेथड के मैं यहां उनको लिख रहा हूं। ठीक। तो कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह देखना है पहले कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि हर एक मेथड, कोई मेथड एनडीपीएफसी पे लेके छोड़ती है, कोई जीडीपी एमपी पे लेके छोड़ती है ना। तो वहां से फिर जीडीपी एमपी पर, जैसे अब इनकम मेथड से कर रहे हैं तो इनकम मेथड में तीनों को ऐड करते हैं, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग और मिक्स्ड को, तब आता है एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी से फिर कहां जाएंगे हम, जीडीपी एमपी पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लिख लेंगे और फिर आप अपनी तरफ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको दिया है, सपोज सैलरी एंड वेजेस दी हुई है, सैलरी एंड वेजेस दी हुई है। सेकंड नंबर पे दिया है दैट इज सैलरी इन काइंड, सैलरी हम जो काइंड में देते हैं। थर्ड नंबर पे कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ये दिया हुआ है सपोज 400, ये दिया हुआ है 600 और ये दिया है 200। ठीक, तीनों। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपको दिया है इंटरेस्ट 200। फिर फिफ्थ नंबर पे रॉयल्टी, रॉयल्टी 100 दी हुई है। सिक्स नंबर पे आपको दिया हुआ है रेंट 500। ठीक है, 500 दिया हुआ रेंट। फिर सेवंथ नंबर पे दिया हुआ है सपोज डिविडेंड 200। 8 नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स 100, कॉरपोरेशन टैक्स दिया हुआ है 100। नाइन्थ नंबर पे आपको दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम सपोज 1000। ठीक है, 10 नंबर पे आपको दिया है डेप्रिशिएशन, डेप 200 है ना। नंबर में बिल्कुल राउंड फिगर में आसान ले रहा हूं क्योंकि हमको कैलकुलेशन नहीं, हमको कंसेप्ट सीखना है। थोड़ी सी ज्यादा चीजें यहां पर अपन ने दी हैं। 11 नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी भी बोल सकते हैं उसको, फिलहाल जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स 300 दिया हुआ है। 12th नंबर पे सब्सिडी दी हुई है, सब्सिडी। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ आ रही है, मेरे ख्याल समझ में तो आ रही है, नहीं तो आप, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं तो डिक्टेशन के साथ भी लिखते जाएंगे। सब्सिडी 200 दी हुई है, 200 रुपए। उसके बाद 13 नंबर पे यहां दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम
नेट फैक्टर इनकम दिया है, लिखा हुआ है टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 400 दिया हुआ है। तो ये 13 पॉइंट दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में और आपसे बोला गया है जीडीपी एमपी निकालिए। तो सबसे पहले तो अपना सामान्य जैसा अपन इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं और हम एनडीपीएफसी निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, कोई हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि फिर एनडीपीएफसी से कैसे हम जीडीपी एमपी तक जाते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है और आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आपको, अब आप सॉल्व कर लें पहले पूरा और उसके बाद फिर आपको वापस प्ले करना है। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, तो आपको ये पूरा जो है मिलाना है। ठीक है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहीं बाजू में, ताकि हमें सभी फिगर यहीं पे दिख जाए। ठीक है? तो सबसे पहले एनडीपीएफसी तक का हम रास्ता जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहां पर आता है, तो पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आएगा क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर 3-4 लाइन छोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर कुछ लाइन छोड़ के मिक्स्ड इनकम। फिर इन जब सबको अपन जोड़ेंगे तो अपने सामने रहेगा क्या, दैट इज एनडीपीएफसी। सबको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा अपने सामने, एनडीपीएफसी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दिया है सैलरी एंड वेज। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूरी जगह हमने देख लिया, कहीं कंपनसेशन ऑफ, अभी तक जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया गया था, इसलिए अपने डायरेक्ट लिख दिया था, उसके अंदर की चीजों को देखा नहीं था। पर क्योंकि अब यहां डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए अब हमें उसके अंदर की चीजों को देखना पड़ेगा। तो अंदर अगर आप देखें, है ना, चलते हैं, है ना, सब अपन, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि तुरंत हम जाके चीजों को देखते। सॉरी, इस फाइल में नहीं, अपन अगली फाइल में काम कर रहे थे। तो ये देखिए यहां पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बेसिक अपन ने 3 पार्ट किए। ठीक है? पहला आपको पता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश, तो कैश में है, तो कैश के अंदर क्या है, सैलरी एंड वेजेस, और सैलरी एंड वेजेस के अंदर इतनी सब चीजें आती हैं। तो इसका मतलब सैलरी एंड वेजेस पहला तो ये लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा मेरे को बताइए फिर सैलरी एंड वेजेस इन काइंड लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे हेड में आ रहा है। ठीक है? इसलिए ये भी आएगा, इसमें इतनी सब चीजें आती, तो इसके बारे में यदि कुछ दिया होगा तो नहीं लेंगे, मगर सैलरी इन काइंड तो पूरा लेना पड़ेगा। फिर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ये भी तीसरी हेडिंग में आ रहा है, इसका मतलब इसको भी लेना पड़ेगा। तो कैश भी लेना पड़ेगा, मतलब सैलरी एंड वेजेस भी आएगा। फिर दूसरी हेडिंग में काइंड में है वो भी आएगा, और तीसरी हेडिंग में जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो तीसरी हेडिंग में, इसलिए ये भी आएगा। तो तीनों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, दैट इज द सैलरी एंड वेजेस। कितना आ गया भाई, 400 आ गया सैलरी एंड वेजेस। सिमिलरली सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, तो ये भी लेना पड़ेगा जो काइंड में है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखें काइंड में, है ना, नहीं तो आप मेरे से भी ज्यादा उसको शॉर्ट कर दें, है ना, मैं जितना शॉर्ट फॉर्म है उससे कहीं ज्यादा शॉर्ट कर देंगे आप, तो वो पूरा लिखना है। ठीक है? फिर उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कितना है, 200 दिया हुआ है। ये भी हो गया, ये तीनों हो गए। तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो आउटर कॉलम में लिख दिया, ये आया 1200 आ गया। ठीक। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, अब कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्या, कहीं पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ज्यादातर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ नहीं होता है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ नहीं है। तो अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चलते हैं। तो अंदर आपको पता है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस अपन ने देखा है, एक बार और चाहे तो रिवाइज कर ले। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, ये 4 आते हैं। और यदि प्रॉफिट नहीं दिया तो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग,
ये तीनों दिए हुए होंगे। अगर प्रॉफिट दिया है तो फिर इनको देखने की जरूरत नहीं है, और यदि प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर ये तीनों दिए तो तीनों ले लेंगे, दो दिए तो दो ले लेंगे, एक दिया तो एक ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या स्थिति है हमारी। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी पहले तो ऑपरेटिंग जो है सरप्लस नहीं दिया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले इंटरेस्ट, भाई 200 इंटरेस्ट आ गया। फिर रॉयल्टी भी आएगा सर, वेरी गुड बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो, है ना। फिर रेंट आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा रेंट, बहुत अच्छे, 500। डिविडेंड आएगा क्या, डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए कहीं प्रॉफिट दिख रहा है क्या? यदि प्रॉफिट दिया होगा ना तो फिर ये दोनों नहीं आएंगे, डिविडेंड भी नहीं आएगा और जो है कॉर्पोरेशन टैक्स भी नहीं आएगा, डिविडेंड भी नहीं आएगा और कॉर्पोरेशन टैक्स भी नहीं आएगा, यदि आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो। अगर नहीं दिया तो लेना पड़ेगा। तो कहीं दिख रहा है क्या प्रॉफिट? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब इनको हम लेंगे। तो लेते हैं भाई, यहां पर डिविडेंड 200 है तो 200 लिख दिया। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स 100 है तो ये 100 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। बस इतना ही दिया, उसके बाद मिक्स्ड इनकम आ जाता है। तो इन सबको अपन ऐड कर लेंगे तो कितना आता है, 2 और 300 5 8 और 2 10 1100 आ गया ये। तो ये 1100 लिख दिया है। ठीक है, क्या आ गया ये, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1100। फिर मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया है 1000, तो ये 1000 लिख दिया। ठीक, उसके बाद अभी ये सब चीजें रही हैं, ये चारों डेप, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये चारों रही हैं, तो इनको देखेंगे अपन बाद में। फिलहाल अपन जो है एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते हैं। तो एनडीपीएफसी तीनों को हम ऐड कर देंगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 3300 आ गया है ना। 3300 आया, 1200 प्लस 1100, तो ये हो गया 2200। 2300 प्लस 1000 किया तो 3300 आ गया। तो ये आ गया 3300। ठीक है, आया एनडीपीएफसी इतना। उसके बाद फिर अब ध्यान देंगे, अब अपने को कहां चलना है, जरा उस तरफ देखिए, कहां जाना, कहां है अपन को, कहां जाना है अपने को, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन ने एनडीपीएफसी निकालने का नहीं बोला है, आपको क्वेश्चन ने बोला है जीडीपी एमपी की तरफ जाने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। ठीक है, तो एनडीपीएफसी पे हैं आप अभी। अब एन से जी पे जाना है, मतलब नेट से आपको कहां पर जाना है, ग्रॉस पे जाना है, एन से डी पे जाना है आपको। अब एन से डी पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करेंगे आप, है ना। एन से जी पे जाना है क्योंकि आपके पास है नेट और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्रॉस। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है जी, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी, और आपके पास क्या है, एन। तो आपको एन से जी की तरफ जाना है, तो आपको ऐड करना होगा डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन, डेप प्लस करेंगे। देखिए डेप 10वें नंबर पे हमें दिया है 200, तो 200 ऐड किया, मान के चलिए अपन ने, तो 200 ऐड किया तो ये हो गया 3500। क्या आ गया ये आ गया सर जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी आ गया ये। ठीक है, क्योंकि डीपीएफसी तो पहले से ही था, एन डी में कन्वर्ट हो गया, एन जी में कन्वर्ट हो गया, ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया नेट, तो आ गया जीडीपीएफसी। क्लियर। अब जीडीपीएफसी आने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जीडीपीएमपी चाहिए हमें, मतलब एफसी से कहां जाना पड़ेगा, एमपी पे। अब एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, फटाफट याद करिए। वो सब वहां पर मैंने सप्लिंग आपको बताई थी ना जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था, ये सब काम आ रहा है यहाँ पे, वहां पे ऐसे फोकट नहीं बताई, यहां सब आगे अभी बहुत काम आने वाली है। तो हाँ जी, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस करेंगे
प्लस करेंगे सब्सिडी, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं, प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी। तो प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करेंगे सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 300 आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी आ गई 200। ठीक है, तो अपना आ जाएगा GDP MP, ये क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 3600, है ना। 300 को प्लस करोगे तो आ गया 38 और उसमें से 2 को माइनस करोगे तो 36। तो अपना आंसर आ जाता है GDP MP 3600, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? एनी पॉइंट, एनी डाउट यहां पर? ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा कैसे अपन ने कैलकुलेट किया। हुआ क्लियर? गुड। तो चलिए एक आधा और क्वेश्चन अपन करते हैं। एक्चुअल में इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करना है। आपके पास कोई भी बुक हो या आपने एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं एक शीट अभी बना रहा हूं क्वेश्चंस की, तो मैं आपको वो व्हाट्सअप कर दूंगा, ये क्वेश्चन शीट जिसमें काफी सारे क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए और उनके आंसर्स भी होंगे। तो ये जो है आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वेरियस सिचुएशन हम फेस करते हैं तो उनको सॉल्व करना भी सीखते हैं अपन। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास अगर बुक नहीं है तो एनसीईआरटी वगैरह डाउनलोड हो जाएंगी, तो उनके क्वेश्चन करिए और कोई भी डाउट आता है तो विद क्वेश्चन मुझे फोटो भेजिए, ट्रीटमेंट पूछ लीजिए आपकी कौन सा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, बाकी अपन आगे अभी और करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ये पक्का एकदम। तो अपन थोड़े और क्वेश्चन यहां पर करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है GNP MP कैलकुलेट करना है। अब यहां GNP MP, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 अगेन दिया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस 400, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट 300। फिर थर्ड नंबर पे, ठीक है, लिखते जाएंगे साथ में, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बैठ के लिखते जाएंगे आप, ठीक। तो इंटरेस्ट के बाद थर्ड नंबर पे रॉयल्टी, रॉयल्टी 500। फोर्थ मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 1200, 1200। फिफ्थ नंबर पे जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी 500। सिक्स नंबर पे नेट फैक्टर इनकम, टू अब्रॉड, ये दिया हुआ है 300। फिर सेवंथ नंबर पे, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, याद रखिए, 2 अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। फिर 7 नंबर पे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन
टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय $400। फिर 8 नंबर पे दिया है दैट इज हाउसिंग फैसिलिटी हाउसिंग फैसिलिटी 300। 9 नंबर पे डिविडेंड अगेन 400। 10 नंबर पे प्रॉफिट 1500। 12th नंबर पे दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 400। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप वही अगेन स्क्रीन रोकिए, मतलब ये पॉज करिए और क्वेश्चन करिए, ठीक है। जीएनपी एमपी, चलिए करिए फटाफट। ठीक है, मैं शुरू करूं तो यहीं बाजू में फॉर्मेट बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट तो नंबर 1 दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और देन उसमें कुछ चीजें दी हैं इसलिए थोड़ा गैप छोड़ दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस और देन मिक्स्ड इनकम, है ना। इन तीनों को अपन ऐड करते हैं तो अपने सामने आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी अपने सामने आएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और ऑपरेटिंग सर्विस। अब देखिए क्या करना है आपको, एक एक पॉइंट हम लिखते चले जाएंगे और उस पर टिक लगाते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि ये मिक्स्ड आते हैं। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जो कंपोनेंट हैं वो ऐसे लाइन से नहीं दिए रहते, कहीं पर भी दिए रहते हैं पूरे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्या करता है, पहले स्टूडेंट सोचता है कि मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनाऊं, यानी पूरा कंप्लीट करूं उसको, तो वो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की चीजें लिख देगा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जब बनाएगा तो फिर से पूरा क्वेश्चन उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर मिक्स्ड इनकम ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है, और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना होता है। तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। क्लियर। तो हमें किस तरह की अपनी जो आदत है वो डेवलप करना है कि भाई एक पॉइंट को हम पढ़ें और उसको जिस भी हेड को वो बिलोंग कर रहा है उसमें उसको लिख दें। अगर वो काम का है तो ठीक है, नहीं है तो उसको काट दें, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस, करेक्ट। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब सैलरी और वेजेस आएगा। तो यहां पर सैलरी एंड वेजेस ये हमने लिख दिया, 400 दिया हुआ है तो इनर कॉलम में, ठीक है। एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और जिस हेड में ये बिलोंग करेगी वहां पर उसको लिखते चले जाएंगे और टिक करेंगे, ताकि हमको पता रहे कि हमने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो बताइए इंटरेस्ट काय में बिलोंग करेगा, फटाफट सोचिए, इंटरेस्ट काय में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, करेक्ट। तो ये आ जाएगा यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस में, दैट इज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आएगा 300, ठीक, इंटरेस्ट आएगा 300। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी काय में आएगी, करेक्ट, रॉयल्टी आएगी ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है। रॉयल्टी कितनी दी है, 500, तो ये 500 लिख दिया यहां।
फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम का अलग से कॉलम आपको दिया लास्ट में। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि भाई जो चीज जहां पर है उसको लिखते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम के बाद जीएसटी, तो जीएसटी अभी काम आएगा, तो इस पर हमने टिक नहीं किया ताकि, क्योंकि बाद में हमारे काम आने वाला है जब हम एनडीपी से जो क्वेश्चन में पूछा है जीएनपी, तब वहां जाएंगे तो ये हमको जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से काम में आएगा, तो छोड़ दिया अभी इसको। नेट फैक्टर इनकम, ये भी उसी समय काम आता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉय, हाँ जी काय में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉय, काय में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। गलत जवाब, गलत जवाब क्यों सर, आपने लिखवाया है बेटा ये एम्प्लॉय है, मैंने लिखवाया है एम्प्लॉयर। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, देखो यार मेरी बात ही नहीं मानते हो। ये देखो यहां पे आओ, ये देखो मैंने यहां अंडरलाइन भी किया है, करेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर, है ना। और वहां पर क्या आया है, वहां पर आया है एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई, यही तो क्वेश्चन हमें धोखा दे देता है, बेवफा क्वेश्चन। तो एम्प्लॉय आया है इसलिए इसको यहां पर लेना नहीं है, तो इसको हम काट देंगे भाई, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटी, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो ये कौन से हेड में आ रहा है, वेजेस एंड सैलरी के हेड में तो नहीं आता, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी तो कैश वालों में आता है, ये काइंड में आता है, इसलिए हमें यहां पर इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज हाउसिंग फैसिलिटी। कितना दिया हुआ 300, तो ये लिख दिया हमने 300। फिर डिविडेंड, अब डिविडेंड काय में आता है, काय में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, और वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड। तो अब यदि प्रॉफिट दिया हुआ होगा यहां पर, तो फिर इसका भी कोई काम नहीं है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है सर डिविडेंड के नीचे ही दिख रहा है हमें, है ना। तो यहां पर ये, इसका मतलब ये डिविडेंड का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट, तो इसके बाद प्रॉफिट तो आ ही जाएगा इसमें, प्रॉफिट है 1500, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉफिट हो गया, फिर फिक्स्ड एसेट्स का कंजम्पशन मतलब डेप्रिसिएशन दिया हुआ 400। तो अब यहां तक मेरे ख्याल से हो गया है जो अपन एनडीपीएफसी तक निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे आगे कि जीएनपी पे कैसे जाते हैं, पर फिलहाल इन तीनों को अपन प्लस कर देते हैं। तो ये आ गया 700, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 2300, और उसके बाद फिर एनडीपीएफसी 1200 है। तो इनको जोड़ा अपन ने, तो ये आ गया 3000, 4200, 4200 है ना। 700, 7 + 23, 3000 आया, 3000, और 3000 में 1200 और ऐड कर दिए 1200, तो ये आ गया 4200। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से अब इसको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हमसे एनडीपीएफसी क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, ये आंसर नहीं है, ये तो इन तीनों को प्लस करते हैं तो आता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जीएनपी एमपी, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन जीएनपी एमपी। तो जीएनपी एमपी यहां पे प्लस जो है एनडीपी, सबसे पहले बिल्कुल सफलिंग, मतलब वो जो वहां पे अपन ने सीखा था वो करते जाइए, यहां पे अपने आप ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। सबसे पहले एन से कहां जाना है, जी पे जाना है। नेट से कहां जाना है, ग्रॉस, है ना। तो नेट से एन से जी पे जाने के लिए क्या करना होता है, फटाफट सोच के बताइए। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए उल्टा है, डेप को प्लस करना होता है। तो बिल्कुल यहां पे प्लस करना पड़ेगा हमें डेप, है ना। चलिए डेप को प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा GDPFC, है ना। तो डेप कहां लिखा है, सबसे लास्ट में 12वें नंबर पे लिखा है 400, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4600, ठीक, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद तो ये पहला अपना हो गया, जी आ गया हमारा,
ग्रॉस पे पहुंच गए हम, है ना। पहला हमने अचीव कर लिया, आंसर में जी भी दिख रहा है और यहां पर भी जी है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर डी दिख रहा है डोमेस्टिक, मगर हमें पूछा क्या है नेशनल। अब डी से एन पे जाना है। डी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता था, सोचो जरा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होता था, प्लस करते थे क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना, प्लस करते थे। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे तो आपको पता है डी से एन पे जाने के लिए आप प्लस करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी हमने एब्रॉड से कितनी इनकम कमाई डोमेस्टिक में, अगर हमने जितनी बाहर से इनकम कमाई वो प्लस करते थे तो डोमेस्टिक काय में बदल जाता था, नेशनल में बदल जाता था। अब यहां पर जो दिया है जरा उसको ध्यान से पढ़िए, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं है, वो दिया है क्या, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। मैंने आपसे बोला भी था कि अब ये जो चैप्टर में जितनी भी चीजें दी हैं ये हमें आगे बहुत काम आने वाली हैं, तो अब ये काम आ रही हैं, है ना। आप मेरी बात मानते नहीं हो ना, आपने रिवाइज भी नहीं किया होगा चैप्टर। तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो टू का मतलब उन्होंने कमाया, ठीक है। तो उन्होंने कमाया मतलब क्या होगा, माइनस, क्योंकि टू अपने आप में माइनस होता है। तो भले ही NFIA जहां प्लस होगा, मतलब NFIA प्लस होना चाहिए था, मगर क्योंकि यहां माइनस में दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहां पर नेट फैक्टर इनकम यहां पे टू एब्रॉड। अगर फ्रॉम दिया रहता तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वही होता, पर टू दिया मतलब उल्टा माइनस में, तो अब माइनस में दिया तो ऑब्वियसली माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए टू इसीलिए मैंने यहां लिखा ताकि आपको ये समझ में आए। नहीं तो आप एक बार वो जो सेकंड चैप्टर है ना अपना, लास्ट सेकंड चैप्टर का लास्ट, वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि अपन ने ये क्या किया है। तो टू एब्रॉड कितना है, 300, तो 300 माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो माइनस कर देंगे। तो अब ये जी तो जी रहा अपना, डी जो है वो एन में बदल गया, और PFC ये आ गया अपना 4300, कितना आ गया, 4300 आ गया। अब जो है अपने को क्या चाहिए, देखिए GM तो आ गया, GNP तो हो गया हमारा। अब पूछा है MP और हमारे पास है FC। MP पूछा है तो FC से MP पे जाने के लिए क्या करोगे, बोलो जल्दी। सर माइनस करेंगे सब्सिडी और प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो प्लस हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस हो जाएगी सब्सिडी, है ना। तो दिया हुआ है GST दिया हुआ है आपको, ठीक है। GST दिया हुआ है कितना, 500, तो इनडायरेक्ट टैक्स 500 है, प्लस होगा। सब्सिडी दिख रही है क्या आपको कहीं, हैव यू सीन सब्सिडी, वेयर इज सब्सिडी, देयर इज नो सब्सिडी इन द क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, डैश लगा देंगे, बस प्लस कर देंगे, आंसर आपके सामने रेडी है। GNP MP 4800 क्या आ गया, GNP MP। क्लियर हुआ, समझ में आया, एनी पॉइंट, क्विक पॉइंट या डाउट है तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं आप, कई सारे चैनल्स हैं डिस्कस करने के। क्लियर हुआ। अब कुछ चीजें जो मुझे आपसे इस मेथड के बारे में और बात करना है, ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने यहां अपन डिस्कस करते हैं, 10-15 मिनट की है ये, ठीक है, कि भाई अभी नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको आ गए हैं मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपसे बन रहे हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे एक और चीज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं, किस विषय में मैं बात करने वाला हूं, ये प्रॉफिट के विषय में, ये प्रॉफिट के विषय में मैं आपसे थोड़ी सी जो है डिस्कशन करने वाला हूं। प्रॉफिट काय में आता है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, वेरी गुड। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स,
वन इज डिविडेंड, अदर इज कॉर्पोरेशन टैक्स एंड लास्ट इज रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जो मैं वापस से यहां पर लिखता हूं। मैं थोड़ा यहां वर्किंग भी करूंगा तो आपको भी ये लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से भाई, यहां पे प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, डिविडेंड, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन अर्निंग। ठीक है, यही 3 पार्ट में आपने प्रॉफिट को जाना है, प्रॉफिट को देखा है, प्रॉफिट को समझा है। अब यहां पे थोड़ा सीक्वेंस हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट जब होता है कंपनी को तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले प्रॉफिट हुआ रिलायंस को या किसी भी कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी होगी, अपनी छोटी कंपनी कोई एबीसी लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लिख दिया मैंने। सपोज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, 100 मान लेते हैं अपने सिंपल उसके लिए कैलकुलेशन के लिए 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 100। ठीक है, अब प्रॉफिट 100 हुआ तो इसमें से सबसे पहले हमें कॉर्पोरेशन टैक्स देना होता है। सबसे पहले क्या पेमेंट करना होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हमने दे दिया, मान के चलिए कॉर्पोरेशन टैक्स दिया 20। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना दे दिया 20। फिर आता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 80, क्योंकि आपने 100 में से जो प्रॉफिट हुआ था उसका टैक्स दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये वाला जो प्रॉफिट है, सबसे ऊपर वाला जो प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि तभी तो इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं, एक टैक्स का पार्ट हो रहा है, एक डिविडेंड का पार्ट हो रहा है और एक रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें से टैक्स घटा हुआ नहीं है, ऊपर वाले प्रॉफिट में जो पी लिखा है अपन ने, ये वाला प्रॉफिट, इसमें से टैक्स घटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो प्रॉफिट में से पहले अपन ने क्या घटाया, टैक्स घटाया, है ना। कंपनी ने प्रॉफिट हुआ 100 का, 100 करोड़ का, उसमें से 20 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को कंपनी ने क्या दे दिया, टैक्सेस का पेमेंट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इसको शॉर्ट में अपन पीएटी भी कहते हैं। कई बार आप पढ़ेंगे तो कई जगह पर आपको, खासकर अकाउंट में जब अपन पढ़ेंगे तो रेशियो एनालिसिस में बहुत वर्डिंग का यूज होता है, पीबीटी, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, पीबीटी। ठीक है, तो प्रॉफिट, अब इसमें से हमें क्या देना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमारे जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनको भी तो हम कुछ पार्ट देंगे जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो भाई अब इसमें से हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। इसमें से क्या देते हैं, डिविडेंड। मान के चलिए 50 करोड़ का आपने डिविडेंड दे दिया। ठीक है, 50 करोड़ का क्या दे दिया आपने, डिविडेंड दे दिया। अब ये जो है आपके पास बचा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड आपने दिया, तो डिविडेंड दिया, तो अब आपके पास बचा, दैट इज द जो बचा उसको आप बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग कितना बचा 30, रिटेन्ड अर्निंग कितना बचा 30। क्लियर। तो ये एक सीक्वेंस है कि भाई पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब इसको हम हमारे शेयर होल्डर में कुछ बांट देंगे, कुछ खुद रख लेगी कंपनी। तो जो शेयर होल्डर में बांट दिया वो डिविडेंड, और जो खुद ने रख लिया वो क्या आ गया, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसीलिए हमने कि भाई ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में ये हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया। अगर उल्टा कैलकुलेशन करें तो रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट जोड़ देंगे, है ना। अगर उल्टा चलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड जोड़ेंगे, तो डिविडेंड जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स जोड़ देंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला आ जाएगा। तो अब देखिए, ध्यान देंगे, क्योंकि प्रॉफिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ऊपर। ठीक है, डिविडेंड,
कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है प्रॉफिट को। अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम एक पल के लिए इसको हटा दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। कौन कौन से? कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। क्योंकि प्रॉफिट में से अपन ने कॉर्पोरेशन टैक्स को हटाया, डिविडेंड को हटा दिया, तो क्या बचा? रिटेन अर्निंग। मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब वो ऊपर वाला जो पी है वो क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर अब मान के चलिए कि कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लिखा हुआ दे दिया क्या? दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। लिखा हुआ क्या दे दिया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया, मतलब क्या दिया आपको? ये दे दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये जो दोनों चीजें हैं, कौन सी? डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, मगर इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यदि समझें तो डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग ये दोनों जुड़ी हुई हैं, मगर कॉर्पोरेशन टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए हमें, अगर जैसे नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता था तो हम तीनों को लेते ही नहीं थे, मगर यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा क्वेश्चन में, सो वी हैव टू ऐड इट इनटू कॉर्पोरेशन टैक्स। हमें इसमें वी हैव टू ऐड द कॉर्पोरेशन टैक्स इन इट। हमें इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट? क्यों? ताकि वो क्या बन जाए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही ऑपरेटिंग सरप्लस में लिया जाता है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा अपन इस तरह से समझें कि भाई जनरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ऑपरेटिंग सरप्लस में लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट दिया जाता है प्रॉफिट के नाम से, वो कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? अब इसके 2 पार्ट हमने किए। सबसे पहले एक हमने किया कि भाई इसमें से सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स दे देते हैं, तब बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 2 पार्ट हैं, दैट इज डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। ये 2 पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको क्वेश्चन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता है तो इसका मतलब वो इन दोनों का टोटल होगा, डिविडेंड का और रिटेन अर्निंग का टोटल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इसमें सिर्फ आपको किस चीज को ऐड करने की जरूरत है? कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सो वी गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम क्या कैलकुलेशन हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये ट्रीटमेंट ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो हमें ना डिविडेंड की चिंता है, ना कॉर्पोरेशन टैक्स की चिंता है, और ना ही रिटेन अर्निंग की कोई चिंता करने की जरूरत है यदि हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो। पर यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल है, इसलिए डिविडेंड और रिटेन अर्निंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो फिर इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स जुड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। तो याद रखिए कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है सो वी शुड ऐड कॉर्पोरेशन टैक्स इन इट। हमें कॉर्पोरेशन टैक्स को इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक चीज। सेकंड चीज ये कि भाई अपने मन से किसी भी प्रॉफिट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं समझ लेना है। अकेला बस वर्ड प्रॉफिट दिया है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, जब तक स्पेशली क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नाम ना लिखा रहे कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा ना लिखा रहे, तब तक हमें हमेशा प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मानना है। अकेला प्रॉफिट भी लिखा है तो कौन सा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही। अकेला प्रॉफिट लिखा है तब भी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अपने मन से उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानने की जरूरत, जब तक स्पेशली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में नहीं लिखा है। स्पेशली लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सो दैट वी कंसीडर इट, अदरवाइज नॉट। क्लियर? समझ में आया? हुआ कि नहीं? फंडा क्लियर? 1-2 बार देखना, ऑटोमेटिकली थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना।
ये क्या होता है कि मैं यहाँ चीजों को बताता हूं, पर यहां पर आपको खुद को ये चीज करना जरूरी है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना करिए और क्वेश्चन जो मैंने बताए फिर आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे इस मेथड के बारे में और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।